IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे ऑनलाइन आने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। मेरी सोच ये है कि पैन इंडिया पे रहने वाले लोग जो दिल्ली जैसे शहरों में आके क्लासेस नहीं कर सकते, आर्थिक परिस्थितियों के कारण हो या किसी और भी कारण हो, मैं आज इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं कि गांव समाज में जहां भी लोग बैठे हों 2000-4000 किलोमीटर दूर, वो सब इसका फ़ायदा उठा सके। मेरे 11-12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूं कि आपको इसका लाभ हो सके। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूं, पर मैं वो एक स्वतंत्रता चाहता था जिससे मैं बच्चों से इंटरेक्ट हो सकूं। जो मैंने कुछ सीखा है शायद अपने तरीके से बता सकूं, लेकिन एक कोचिंग संस्थान की एक बाध्यता होती है। ऑर्गेनाइजेशन चलाने में एक बहुत सारी बाधाएं होती है, जिसके कारण से मैं उतना खुल करके आपके साथ इंटरेक्ट होना मुश्किल होता था। इस वजह से मैं साल भर से सोच रहा था कि ऑनलाइन आके बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा मुहूर्त नहीं निकल रहा था। खैर, देर से ही भला, शुरू तो किया। मेरा एक मात्र उद्देश्य है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी बच्चे रह रहे हों, जिसका शौक़ हो UPSC IAS बनने का, मैं उनके सपनों को अपने थोड़ा बड़ा जो एक्सपीरियंस है हुई है उनसे आपको कुछ फ़ायदा हो सके तो आप उसका फ़ायदा लीजिए। बस इसी के उद्देश्य से मैं आया हूँ। मेरी सोच है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये संस्थान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा होल सिलेबस कराएगी। इसमें आपसे कोई भी पैसे का चार्ज नहीं किया जाएगा। मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल UPSC हो या कोई भी PCS हो, आपको मैं उतना टेक्निकल ढंग से पढ़ा दूंगा, सोचने वाला इंसान बना दूंगा कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चनों को आप आराम से बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। मैं आपको बिना सोचे हुए, बिना तर्क के कोई बात नहीं करूंगा। और दूसरी बात ये कि हिस्ट्री के बारे में तथ्यों का जो भ्रम है उससे आपको निकाल दूंगा, इतना मेरा विश्वास है। दूसरा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। आपको बस ये करना है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा। दूसरा, GS में आते हैं तो GS में मैं आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट कराऊंगा। बाकी कुछ सब्जेक्ट होते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे फैकल्टी को भी लाऊं। जैसे कि अभी मेरे पास बहुत डिमांड है कि बिहार PCS होने वाला है, मैं उसको कराऊं, तो मैं वो भी ऑब्जेक्टिव भी कराने वाला हूं। और प्रीलिम्स 67 का प्रीलिम्स है, उसका भी मैं आज जो गांधी टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो BPSC में भी एक क्वेश्चन होता है। मैं इस वजह से भी सोचा कि हम गांधी से ही क्यों ना शुरू करें। पहली बात तो ये है कि मैं आपको हिस्ट्री, बाकी GS पेपर पढ़ाऊँगा, सबके PDF दे दूँगा। बस आपको ये करना है कि आप मुझसे कांटेक्ट बना के रखिए, चैनल से जुड़िए, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको जो मैं पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा सब कुछ अच्छा अच्छा है, या बुरा भी लगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको हिंदुस्तान में जो भी अच्छे फैकल्टी हैं, दिल्ली के टॉप जो भी फैकल्टी हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, पटना के जो भी टॉप फैकल्टी हैं, जिनका भी अगर आप
नोट्स चाहें, क्लास नोट्स चाहें या प्रिंटेड नोट्स चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होगा। दोस्तों दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब का तो अभी बाज़ार है, यूट्यूब पे लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन वो आपको कंप्लीट सिलेबस कोई भी नहीं पढ़ाता, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ लोग कुछ पढ़ाते हैं तो उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करूँगा, साथ ही मैं आपका एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इस संस्थान से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। गांधी टॉपिक जो मैंने आज डिसाइड किया है, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। आप सबका स्वागत है कैसर आईएएस क्लासेस में। मैं गांधी टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपके जो पढ़ने का आज तक के जो तरीका था, उस तरीके को बदलना होगा मेरे साथ। वो जो रटने वाली जो पद्धति थी, या कोचिंगों में, संस्थानों में टीचरों ने पढ़ा दिया, कुछ बोल दिया, लिखा दिया, चले या नहीं, वो सब बंद करना होगा। अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो सोचने वाला इंसान बनना होगा। बिना सोचे हुए, जिस तरह से गांधी से प्रश्न आते हैं, बिना सोचे हुए आप कर ही नहीं सकते। इसलिए दिमाग में बैठा के चलिए कि अगर सोचने की, समझने की, वक्त समय देने की अगर बाध्यता नहीं है तो मुझसे जुड़िए। अगर ऐसा लगता है बिना सोचे समझे हुए, रटे हुए, बिना रट करके निकाल लेंगे, तो प्लीज़ आपके लिए ये चैनल नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपको भी मेहनत करवाऊँगा। सबके पीछे मात्र एक, सारे सक्सेस के पीछे मात्र एक है, तो वो है आपको सोचना पड़ेगा। बिना सोचे हुए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। चलते हैं, हम गांधी शुरू करते हैं। देखिए, गांधी के बारे में और बाकी लीडर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फ़र्क है। बाकी जो आए वो एक व्यक्ति थे, लीडर थे, लेकिन गांधी एक विचारधारा है, वो व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। ना उसका शुरुआत है, ना उसका एंड है। लेकिन हाँ, हमको तो अपने एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। गांधी के उस दर्शन, विचारों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे है। हम उतना ही पे जाएंगे, हम वाद विवाद में नहीं फंसेंगे। गांधी पे जो आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, सब पे एक रिसर्च सेंटर खुला हुआ है, रिसर्च होता है। दुनिया आज तक गांधी के विचारों को समझने में असफल ही रही है। उस वक्त उनके समकक्ष जो भी लीडर थे वो नहीं समझे। आज रिसर्चर में मतभेद है, तो एक विचारधारा है, तो इसमें तो मतभेद आएगा ही। और ह्यूमैनिटी की तो यही खासियत है कि मतभेद होता है। तो चलते हैं, गांधी की शुरुआत करते हैं। तो गांधी की शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं हमेशा जो है, हमेशा हर क्लास में मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के उस कथन से शुरुआत करता हूँ कि गांधी जो है, गांधी के बारे में कहते हैं, भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगा कि हाड़ मांस से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी कभी धरती पे आया होगा। इतनी बड़ी बात इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा है, इसलिए मैं इन बातों से पे आता हूँ। अब गांधी को समझने से पहले थोड़ा सा एक फिल्मी बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलेंगे। आपको यहाँ पे 5 से 7 मिनट आपको वक्त देना पड़ेगा, टाइम दीजिए। मैं आपको एक फ़िल्म की तरह बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, गांधी जब हिंदुस्तान आते हैं और
राजनीति में कूद पड़ते हैं। उससे पहले इस साम्राज्यवादी शासन का लोगों ने विरोध किया। उनके विरोध के तरीक़ों को हम अभी देखेंगे, बहुत छोटे से इसमें इंट्रोडक्शन में उसको देखेंगे, क्योंकि देखना ज़रूरी है। हालांकि हम जब डिटेल पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको ये सारा डिस्कस करेंगे। प्लस ब्रिटिश साम्राज्य का उदारवादियों ने, उग्रवादियों ने, मार्क्सवादियों ने किस तरह से विरोध किया, अभी वो देखेंगे। तीसरा कि गांधी का क्या तरीका था इन सबसे अलग, वो देखेंगे। अब अगली बात आती है कि गांधी को अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट विचारों ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे गांधी को इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन जो है एक अलग नज़रिए से देखते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन उनका एक अपना तरीका है देखने का। सब किया हम डिस्कशन आगे करेंगे। मार्क्सिस्ट है वो अलग तरीके से देखते हैं, और सबाल्टर्न जो है वो एक अलग तरीके से उनको देखने का नज़रिया है गांधी को। तो हम इस पे बात करेंगे। अब सवाल ये है कि गांधी जी तो शुरू करते हैं प्रतिरोध अंग्रेज़ों का। उससे पहले उदारवादी हमारे यहाँ थे, उग्रवादी थे, मार्क्सिस्ट थे। क्या उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया अंग्रेज़ों का? तो उन्होंने भी प्रतिरोध किया था। पहले उनके प्रतिरोध को मैं संक्षेप में बिना लिखे हुए बता देना चाहता हूँ, तब हम गांधी को पढ़ेंगे कि गांधी ने विरोध का ऐसा कौन सा तरीका अपनाया बाकियों से अलग था, जो इतना बड़ा हथियार सिद्ध हुआ साम्राज्यवादियों के खिलाफ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उदारवादियों ने साम्राज्यवादियों के आर्थिक शोषण की पोल खोल दी। सबसे पहली बात, उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो आर्थिक शोषण का जो कर रहे थे उसको दुनिया के सामने लाके रख दिया कि भाई ये तो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उदारवादियों को ब्रिटिश से न्याय की उम्मीद थी। उनका मानना था कि यहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो गलत है, परंतु वहाँ जो ब्रिटेन में रह रहे हैं ब्रिटिश अधिकारी हैं वो सही है। इस वजह से उनको ब्रिटिश से न्याय की उम्मीद थी। उदारवादियों का तीसरा ये था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो अच्छा मानते थे और चाहते थे कि भारतीय भी उस सिविलाइजेशन की सभ्यता से कुछ सीखे। तो उदारवादियों को मैंने 3 चीज़ बताई कि पहला कि वो आर्थिक शोषण कर रहे हैं, इसको तो दुनिया के सामने लाके रख दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ब्रिटिश से हमें न्याय की उम्मीद है। तीसरा कि हमें उनकी सभ्यता से कुछ सीखना चाहिए। ये तो उदारवादियों की थी। उग्रवादी मॉडल भी आता है तो वो भी कहता है कि हाँ ब्रिटिश हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है, इस बात को उग्रवादी भी मानते हैं। और उग्रवादी जो है अपनी संस्कृति पे, अपने अतीत पे ज़्यादा बल देते हैं। हिंदूवादी अतीत को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक परिणाम ये भी निकलता है कि मुस्लिम वर्ग एक अलग पृथक्करण की सोच, मुस्लिम वर्ग में एक अलग पृथक्करण की सोच पैदा हो जाती है। उग्रवादियों का तीसरा ये था कि पश्चिम के तकनीक को वो बेहतर मानते हैं कि हाँ उसकी टेक्नोलॉजी हमसे अच्छी है, हमें सीखना चाहिए। और चौथा कि पैसिव रेसिस्टेंस की बात करते हैं। पैसिव रेसिस्टेंट में ये था कि सेल्फ रूल, ठीक है, बहिष्कार, स्वदेशी इत्यादि पे वो बात करते थे। अब मार्क्सवादी है तो मार्क्सवादी भी एक्सेप्ट किया कि हाँ वो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। पश्चिमी औद्योगिकरण के मॉडल पे तो बल दिया, लेकिन वो भी ये माने कि हाँ ब्रिटिश साम्राज्यवादी हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। लेकिन मार्क्सवादियों में कमी ये थी कि वो पश्चिमी औद्योगिकरण के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया।
पहले सुनिए, उसके बाद देखिए मज़ा कितना आएगा आपको। मार्क्सवादी हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे और उत्पादन संबंध को बदलने की मांग करते थे। तो मैंने उदारवादी, उग्रवादी, मार्क्सवादी, तीनों में कॉमन ये है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उदारवादियों ने उनसे न्याय की उम्मीद रखी और उसके सिविलाइजेशन को बेटर माना। उग्रवादी भी कहते हैं कि आर्थिक शोषण हो रहा है, परंतु उसने अपनी संस्कृति पे बल दिया, लेकिन पश्चिमी तकनीकी को बेहतर माना। भारत को कहा कि भारत को सीखना चाहिए और पैसिव रेसिस्टेंट की बात की उग्रवादियों ने। मार्क्सवादी ने भी माना कि हाँ, पश्चिमी औद्योगिकरण के मॉडल तो अच्छा है, लेकिन वो हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है, तो इसके लिए हमें हिंसक क्रांति अपनानी होगी। अब आते हैं गांधी। जब गांधी आएंगे तो ये तो उग्रवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी का था, ब्रिटिश प्रतिरोध का तरीका था या उन्होंने जो सोचा। अब जब गांधी का पदार्पण होता है तो गांधी क्या देखते हैं? गांधी ने ये देखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हमारे इकोनॉमी का दोहन, हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है। उन तीनों में जो कॉमन था वो कॉमन गांधी ने भी देखा। दूसरा, गांधी ने ये देखा पॉलिटिकल डोमेन यहाँ स्थापित कर चुका है। मैं आपको बताऊंगा अभी पॉलिटिकल डोमेन स्थापित करने का के पीछे उनकी मकसद क्या थी। तीसरा, आधुनिकीकरण पे ज़्यादा बल है। गांधी ने ये देखा कि पश्चिमी साम्राज्यवाद यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आधुनिकीकरण पे ज़्यादा जोर है। चौथा, उन्होंने ये जो देखा समाज में और धर्म में सुधार की कोशिश कर रहे हैं कि प्रवृत्ति प्रबल थी, प्रक्रिया जारी थी अंग्रेजों के द्वारा। चौथा ये था। पांचवा ये था कि अंग्रेजों ने उपाधियों का वितरण बहुत बढ़ चढ़ के किया था, क्योंकि भारतीयों को एक अपना समर्थक बना सके। और लास्ट, भारतीयों के कहते थे कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, वेल विशर हूँ, और मैं अपराजय हूँ, मैं किसी से हारने वाला नहीं हूँ, मेरे साम्राज्य में कहीं भी सूरज अस्त नहीं होता है। तो मैंने 6 चीज़ें गिनाई। एक तो वो अंग्रेज़ हमारा आर्थिक दोहन कर रहे थे, पॉलिटिकल डोमेन स्थापित कर चुका था, आधुनिकीकरण पे बल दे रहा था, समाज में और धर्म में सुधार की प्रक्रिया वो चला रहे थे। पांचवा, वो हमारे शुभचिंतक बन के बैठे थे, का नाटक कर रहे थे और बड़ी बड़ी उपाधियों दे करके भारतीय समर्थक अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। ये 6 चीज़ गांधी जी ने देखा। अब आते हैं कि गांधी जी ने जो देखा कि आर्थिक दोहन हो रहा है, तो ये तो देखा। अब आर्थिक दोहन के भी कई तरीके थे वहाँ पे। जब ब्रिटेन में आर्थिक वाणिज्यिकरण का दौर चला, वाणिज्यवाद आया, तो उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादी हमारे यहाँ से तैयार माल ले जा करके यूरोप के मार्केट में बेच के काफ़ी मोटा रकम मुनाफा के रूप में कमाते थे। हमारे से औने पौने भाव में ले जाते थे और वहाँ पे, लेकिन अगला चरण होता है औद्योगिकरण का। औद्योगिकरण की शुरुआत होती है 1830 में। वहाँ पे उद्योगों को कच्चा माल चाहिए था, तो भारत को कच्चा माल का निर्यातक बना दिया और इसके लिए उसने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि अधिग्रहण करने की शुरुआत कर दी। ठीक है। तीसरा फेज ब्रिटेन में आया पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद का। उनके पास पूंजी था, औद्योगिकरण से काफ़ी पूंजी इकट्ठा हो चुकी थी। पूंजी को चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोजता है, और जब कोई आदमी
कोई इंस्टीट्यूशन जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एक ही ध्येय होता है कि मुनाफा कमाना। तो वो मुनाफा कमाने के लिए भारत जैसे जगह को खोजा। भारत में रेलवे, डाक, पोर्ट, रोड इत्यादि में इन्वेस्ट किया, काफ़ी मोटा मुनाफा कमाया। होम चार्जेस के नाम पे बहुत सारे धन लूट के यहाँ से ले गया। तो जो इकोनॉमिक शोषण हुआ वो 3 तरीके से हुआ। आर्थिक वाणिज्यवाद के चरण में अलग तरीके से हुआ, फिनिश गुड ले जा करके। दूसरा, औद्योगिकरण में कच्चे माल के रूप में हमारा आर्थिक शोषण हुआ। तीसरा, वित्तीय पूंजीवाद के चरण में हमारे यहाँ मुनाफा और होम चार्जेस के रूप में हमारे यहाँ से धन लूट के ले गए। अब मेन किसी भी साम्राज्यवाद का या उपनिवेशवाद का मात्र और मात्र एक ही ध्येय होता है, उसका आर्थिक शोषण करना। पर इस आर्थिक शोषण को करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके यहाँ एक ऐसा पॉलिटिकल डोमेन तैयार कर ले कि हमको इस आर्थिक शोषण करने में दिक्कत ना हो। तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ, जब उसके यहाँ आर्थिक वाणिज्यीकरण का दौर था, तब तक के पॉलिटिकल डोमेन यहाँ स्थापित नहीं किया। लेकिन जब उसके यहाँ आर्थिक औद्योगिकरण शुरू हुआ, तब हमारे यहाँ उसने पॉलिटिकल डोमेन स्थापित करने की शुरुआत कर दी और उसके माध्यम से बड़े बड़े भूभाग को कब्जा करने लगा, क्योंकि उसको कच्चा माल चाहिए था और यहाँ जबरन खेती करवाते। नील की, पटुए की, कपास की, रेशम की, महीन चावलों की इत्यादि इत्यादि, ताकि उनके मशीन को, उद्योग को कच्चा माल मिल जाए। तो इस तरीके से उन्होंने इस आर्थिक शोषण के लिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल डोमेन स्थापित कर लिया। और इसके लिए तो डलहौजी बहुत फेमस है, आगे देखेंगे। उसके बाद उसके यहाँ जो 1823 में औद्योगिकरण का जब चरण हुआ, जब वहाँ फिनिश गुड खुद बनने लगा, तो उसको बेचने के लिए तो एक मार्केट चाहिए था। तो अब उस मार्केट को तैयार करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं को थी। भाई आप ये सोचिए, भारतीय समाज, भारतीय परंपरा में अंग्रेज़ों की तरह पहनावा, उनकी तरह उपभोग, उनकी तरह हमारी लाइफ स्टाइल क्या थी? बिल्कुल नहीं थी। अब उनके प्रोडक्ट तो उन्हीं के हिसाब के बने थे जो वो बनाते थे। अब उनके प्रोडक्ट को, अंग्रेजी दारू को खरीदें, उनके तरह का कोट पैंट पहने, गला बांध करके चले, हैट लगाए, शूज़ पहने, उसके लिए तो ज़रूरी है कि पहले आप हमारा आधुनिकीकरण कीजिए। तो अंग्रेज़ों को तो बेचना था अपना सामान, उत्पाद बेचना था, लेकिन उसने नाटक किया कि हम आपका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। और वो आधुनिकीकरण विकसित पद्धति को लागू करना है। यानी आधुनिकीकरण क्या है? विकसित पद्धति, वो भी पश्चिमीकरण के हिसाब से। यानी रंग, रूप और ब्लड से तो आप भारतीय हो जाएं, लेकिन विचारों से आप में अंग्रेजियत आ जाए, तभी आप एक समाज में बैठ कर के दारू पिएंगे, उस तरह के ड्रेसों को लेंगे, अत्यधिक उपभोग करेंगे, विलासितापूर्ण जीवन जीने की चाहत रखेंगे। इसलिए वह आधुनिकीकरण पे जोर दे रहा था। अब यहाँ पे समाज और जो धर्म था वो काफ़ी एक दूसरे से बंधा हुआ था। अब ये आप सोचिए कि एक पंडित जी, कोई मुल्ला, कोई पादरी जो काफ़ी धार्मिक है, जिसको सुबह सुबह स्नान करके जाना है, पूजा पाठ करना है, अब उसमें अंग्रेजियत लाने के लिए तो उसको बताना पड़ेगा तुम्हारे जो तरीके हैं बहुत गए गुजरे हैं, नीचे हैं, तुम्हारा अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो उस अपलिफ्टमेंट के लिए
उसके समाज में और धर्म में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई। पांचवा हमने कहा कि वो हमारे शुभचिंतक बने, और बड़े बड़ी लास्ट हमने कहा कि बड़ी बड़ी उपाधियों से भारतीयों को नवाजा। सर बहादुर राय, कैसरे हिंद, महाराज धीराज जैसे उपाधियों से नवाजा, सर की उपाधियों से नवाजा गया, ताकि वह अपना एक समर्थक वर्ग पैदा कर सके। इन सब के पीछे मात्र एक उद्देश्य था, इतना करने के पीछे कि हमारा आर्थिक शोषण कर सके। अब हम चलते हैं कि गांधी ने अब आते हैं गांधीवादी मॉडल क्या है। गांधी इतना बड़ा विपन्स कैसे साबित हुआ, गांधी को राजनीतिक सफलता कैसे प्राप्त हुई, अब हम इसको देखते हैं। गांधी आते हैं, सबसे पहले उनके दास्ता को चुनौती देते हैं, स्वराज की अवधारणा को बदलते हैं, सत्याग्रह और अहिंसा पे बल देते हैं, उनके आधुनिकीकरण, उनके सभ्य जो बनाने की प्रक्रिया है उसको झुठलाते हैं, भारतीय समाज में नवाचार लाते हैं, पश्चिमी सभ्यता को चुनौती देते हैं, पूंजीवाद को चुनौती देते हैं, मशीनीकरण का विरोध करते हैं और प्रतिस्पर्धा की जगह परस्पर सहयोग की बात करते हैं, और सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। गांधी को यही सत्य और अहिंसा विशिष्ट बना देता है। गांधी की यही अहिंसा की जो नीति है अंग्रेज़ों के साथ मनोवैज्ञानिक समानता पैदा करती है। तो अब हम चलते हैं आपके पीपीटी में, पीडीएफ जो मैंने आपको बनाया है उस पे हम इन सब बातों को, अब गांधी आते हैं और गांधी क्या करते हैं हम उसको देखते हैं। तो हमारा शुरुआत यहाँ से होता है। अब गांधी आते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन, जो गांधी आते हैं और गांधी करते हैं, अंग्रेज़ों का प्रतिरोध करते हैं, किन किन चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं और फिर क्या वो सॉल्यूशन देंगे, हमको वो देखना ज़रूरी होता है। जब वो कोई सॉल्यूशन देंगे तो जाहिर सी बात है, आप ये एक कहानी सुन लीजिए, गांधी आते हैं तो अंग्रेज़ों का प्रतिरोध करेंगे। जब प्रतिरोध करेंगे तो कोई कहेगा ना कि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट दीजिए, विकल्प दीजिए। तो गांधी जो विकल्प देंगे वो विकल्प कौन कौन थे, समाधान क्या क्या था, ठीक है। और इस विकल्प का क्या कोई विरोधी भी हुआ, जाहिर सी बात है विरोध हुआ। और वो जो विरोध हुआ, उनके जो आलोचक थे, क्या आलोचना तटस्थ होके किया या किसी के प्रकाश में आके किया, क्या उनके आलोचना में कुछ कमी रह गई, हम उसकी बात करेंगे। इससे देश, गांधी ने जो विचारधारा दी, दर्शन दिए, उससे देश को क्या फ़ायदा हुआ, और लास्ट में हम गांधी की प्रासंगिकता देख लेंगे और आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेंगे कि हमसे सॉल्व होता है कि नहीं। इससे आपका पूरा गांधी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं गांधी। चलिए, महात्मा गांधी सभ्यता की सोच को बदल देने का प्रयास करने वाला एक महान राजनेता। पहला, सभ्यता की सोच को बदल देने वाला। आप देखेंगे एक एक करके क्या सोच बदला। आंदोलन के चरित्र को बदल देने का साहस रखने वाला एक दार्शनिक, आंदोलन के चरित्र को ही बदल दिया।
उदारवादियों का आंदोलन जो का तरीका था वो दूसरा था, उग्रवादियों का दूसरा था, मार्क्सिस्ट का दूसरा था, उसको इन्होंने बदल दिया। स्वतंत्रता का अर्थ बदल दिया और स्वराज और स्वतंत्रता इन दोनों को भी अपने ढंग से परिभाषित किया। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया गांधी के आने के बाद। और वहीं धर्म, यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता जिसको सेकुलरिज्म बोलते हैं का मतलब बदल दिया। जिन्होंने उत्पादन एवं उपभोग की परिभाषा बदली, वो जो मशीनीकरण की बात कर रहे थे ना अंग्रेज, उसका परिभाषा ही बदल दिया गांधी जी ने। जीवन जीने की एक वैकल्पिक पद्धति दी, वैकल्पिक आधुनिकता प्रस्तुत की। हम आधुनिक मॉडर्नाइजेशन की जो बात करते थे अंग्रेज, उसके बदले में गांधी जी ने एक वैकल्पिक आधुनिकता प्रस्तुत की। इसी आधुनिक युग में गांधी जी को एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये गांधी जी ने क्या किया, सारी बातों को हमने एक पैराग्राफ में लिख दिया है कि उन्होंने सभ्यता की सोच बदली, आंदोलन के चरित्र को बदल दिया, स्वतंत्रता का अर्थ बदल दिया, स्वतंत्रता और स्वराज दोनों को भी अपने ढंग से परिभाषित कर दिया, धर्मनिरपेक्षता का मतलब बदल दिया, उत्पादन एवं उपभोग का मतलब बदल दिया। इस सब अंग्रेजों का देखने काट रहे हैं जिन्होंने जीवन जीने की वैकल्पिक पद्धति दे दी। इस आधुनिक युग में एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में वैकल्पिक आधुनिकता जो है ना प्रस्तुत की। वैकल्पिक आधुनिकता की वजह से इनको कहा जाता है पोस्ट मॉडर्न थिंकर। अब आते हैं आपके प्रश्न, देखिए सभ्यता की सोच कैसे बदली, इस पे प्रश्न आता है। आंदोलन को अपने तरीके से कैसे बदल दिया चरित्र उसका, इस पे प्रश्न आता है। गांधी के दर्शन पे स्वतंत्रता का अर्थ उन्होंने कैसे बदला, वो एक उस पे प्रश्न आता है। दूसरा स्वराज पे प्रश्न आता है। धर्मनिरपेक्षता, गांधी की धर्मनिरपेक्षता पे सवाल उठता है। उत्पादन में उपभोग पे प्रश्न आता है। जीवन जीने की जो वैकल्पिक पद्धति थी उस पे आता है। और वैकल्पिक आधुनिकता की जो अवधारणा दी जिसके कारण से गांधी को पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है, इस पे प्रश्न आता है। और ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई, ये सब हमारे समाज में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने थोप रखा था, उस सब का काट है गांधी ने प्रस्तुत किया है। गांधी तो आखिर प्रतिरोध ही करेंगे ना अंग्रेजों का, इसलिए हमने प्रतिरोध से आपका डेफिनेशन। अब बच्चों देखो, आप अगर देखेंगे ना टीचर के स्तर पे देखेंगे या किसी नोट्स को देखेंगे तो बहुत सही बातें लिखी रहती हैं, लेकिन मैंने जो आपका यहाँ इंट्रोडक्शन बनाया है, मूल जो गांधी का जो मूल तत्व है मैंने उसको यहाँ पे ला के रखा है। अगर इस तरह से इंट्रोडक्शन की शुरुआत करोगे ना, मैं आपको कहता हूँ कि बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मेरा अपना बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, बहुत अच्छा। अब आते हैं गांधी के थोड़ा सा यहाँ पे, उनका गांधी जी का तो जन्म गुजरात में हुआ, उनका लालन पालन उनके घर पे दादा और पिता समाज के सभी वर्गों के साथ काम करते थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन। परिणाम ये निकला कि सामाजिक सौहार्द उनके अंदर पैदा हो गया, उनके मस्तिष्क में बैठ गया। दूसरा, समता मूलक तत्व उनके अंदर इनबिल्ड हो गया और वो जीवन में स्थापित हो गया। और इसी आधार पे इन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा है। ऐसा नहीं कि हम, होता क्या है कि हमें देखते हैं समाज में कि माँ बाप, परिवार के लोग बच्चों को अच्छी अच्छी बात बताते हैं, लेकिन जो वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और देखता रहता है कि हमारे परिवार के लोग ही झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अव्यवहारिक काम कर रहे हैं, तो उसको वो सीख लेता है और उसी को अपने जीवन में उतार लेता है और आगे वो भी यही काम करना शुरू कर देता है। लेकिन गांधी जी ने देखा कि सामाजिक सौहार्द और समता मूलक तत्व देखा, तो उसी को अपने जीवन में उतार के इन्हीं सिद्धांतों पे जीवन जीना शुरू कर दिया और आगे अपने अंत तक इन्हीं सिद्धांतों पे जिए। इतने बड़े मास मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। गांधी जी का व्यक्तिगत संप्रदाय जो था वो वैष्णव संप्रदाय से थे।
वो एक संत थे, पॉलिटिक्स में सोच समझ करके आए थे, ठीक है ना। वर्तमान राजनीति में व्यवधान डाला। अब जो आता है, गांधी जब जब आए तो ये व्यवधान डाल दिया ना। आप यहाँ देखिए, ये सारे चीज़ों को बदल दिया, सबका खंडन कर रहे हैं गांधी जी, तो व्यवधान डाल दिया। नैतिकता एवं धर्म पर आधारित राजनीति दर्शन पर सत्याग्रह और अहिंसा की नींव डाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गांधी को महान बनाता है, ठीक है ना। गांधी को महान बनाने में यही नैतिकता एवं धर्म पर आधारित राजनीति, हम धर्म पर आधारित राजनीति की बात करते थे गांधी, ठीक है। सत्याग्रह और अहिंसा की नींव डाली, सहमति पर राजनीतिक विरोध किया, अंग्रेज़ों का राजनीतिक विरोध भी किया। परिणाम स्वरूप हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ, ठीक है। सत्य और अहिंसा के आधार पे, नैतिकता के आधार पे इन्होंने राजनीतिक विरोध किया, लोगों की सहमति पे किया। इसका परिणाम ये निकला कि एक जन समर्थक, एक बहुत बड़ा जन समर्थक इनको मिल गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, ठीक है। बच्चों, ये रहा इंट्रोडक्शन। हम एक एक करके देखेंगे, थोड़ा सा और है, एक लाइन, एक पैराग्राफ और है, उसको हम देख लेते हैं, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं गांधी में बुद्ध की तरह नैतिकता। गांधी में बुद्ध की तरह नैतिकता और कौटिल्य की तरह राजनीतिक पैनापन था। गांधी जी जस्ट लाइक ए मॉन्क, माने मॉन्क का अगर उदाहरण की बात करें तो महात्मा बुद्ध और महावीर के जैसा ये भी मॉन्क थे, के जैसे ये भी मॉन्क थे। तो ये गांधी में महात्मा, मॉन्क यानी महात्मा, गांधी में बुद्ध की तरह नैतिकता आई। जैसे बुद्ध में, महात्मा बुद्ध में नैतिकता थी, उसी तरह से गांधी में नैतिकता आ गई। कौटिल्य की राजनीतिक पैनापन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वो राजनीतिक पैनापन, इन दोनों को मिला करके गांधी क्रांतिकारी बन गए। यानी नैतिकता भी है, और आपको पता है कि बुद्ध अहिंसत और अहिंसा पे बल देते थे, वही नैतिकता गांधी में आ गई, और गांधी भी सत्य और अहिंसा की बात करने लगे, सत्य और अहिंसा की बात करने लगे। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध की तरह नैतिकता, ठीक है, और कौटिल्य की तरह राजनीतिक पैनापन था। और इन दोनों को मिलाकर गांधी क्रांतिकारी हो गए, ठीक है। अब आते एक लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, सत्याग्रह और अहिंसा को बेहतर ढंग से लागू किया जाए। गांधी पे सवाल लोगों ने उठाया कि आपकी सत्याग्रह और अहिंसा से क्या होगा, क्या इतनी बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें यहाँ से चली जाएगी, हार जाएगी आपसे। तो गांधी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कोई कितना भी मजबूत धातु क्यों न हो, अगर उसको एक उचित ताप दिया जाए तो एक खास ताप पे जाके वो भी गल जाता है। तो गांधी जी का वही विचारधारा यहाँ पे राजनीति में था कि हम ब्रिटिश साम्राज्य का इतना विरोध करेंगे, ऐसे विरोध करेंगे कि विवश हो जाएगा भारत छोड़ने पे, विवश हो जाएगा स्वतंत्रता देने में, ठीक है। यही बात गांधी की। तो उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है गांधी जी के बारे में। अहिंसा को बेहतर ढंग से लागू किया जाए तो कितना भी मजबूत साम्राज्यवादी राष्ट्र क्यों न हो, उसे झुकना पड़ता है। गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा की नीति का प्रयोग हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखने को मिला, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की चिंताएं बढ़ गई, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन में उनकी पूरी राजनीति, भारतीय राजनीति में जो उन्होंने किया, जब वो भारत आए और अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया, तो अंग्रेज़ों को जो देखा होगा उसी का प्रतिरोध किया। तो मैंने 6 चीज़ें गिनाई आपका कि गांधी जी के नज़रिए में आर्थिक शोषण, पॉलिटिकल डोमेन स्थापित करना, यहाँ भारतीय समाज में सुधार, आधुनिकतावाद, बड़े बड़े उपाधियों का वितरण और
अपने आप को शुभचिंतक घोषित किया। इन सब का गांधी जी ने खंडन कर दिया। उसी खंडन को मैंने आपके इंट्रोडक्शन में दिया है। अब आगे चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। गांधी का स्वराज का मतलब बदल दिया। गांधी जी अब आते हैं सबसे पहले कि लोग जो स्वतंत्रता मांग रहे थे भारतीय, उन्होंने कहा कि पहले रुको। गांधी जी से एग्जामिनेशन में स्वराज के बारे में बहुत सवाल आते हैं, इसलिए प्लीज़ इसको बहुत आराम से समझना। अब यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ, थिंकिंग प्रोसेस खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्वराज, ठीक है। गांधी जी कहते हैं स्वराज। अब तक ये बात चल रही थी स्वतंत्रता, तो लोग समझ ही नहीं पाए कि स्वराज क्या है। जिन्ना तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सपोर्ट करने लगे, होम रूल आंदोलन, लीग जो आंदोलन चल रहा था, लेकिन जिन्ना पूछते हैं कि गांधी जी ये स्वराज है क्या, और गांधी जी न जिन्ना को समझा पाए न जिन्ना समझ सका। सुभाष चंद्र बोस, इस से सरीखे बहुत सारे नेता हैं जो गांधी जी के स्वराज को समझ ही नहीं पाए। लोगों ने स्वराज को अपने अपने ढंग से गढ़ लिया। कुछ लोग इसको स्वतंत्रता मान लिए, उद्योगपति अपने ढंग से, व्यापारी अपने ढंग से, किसान मजदूर अपने ढंग से, राजनेता अपने ढंग से स्वराज को परिभाषित करने लगे। लेकिन गांधी जी के शब्दों में स्वराज क्या था, बहुत बड़ा दर्शन है, इसको देखिएगा। गांधी जी कहते हैं देखो कि हम पश्चिमी साम्राज्यवाद के पैरों तले कुचले जा रहे हैं, पैरों तले कुचले, इससे पहले स्वतंत्र होना है। और ये ब्रिटिश जो राजनीति है, ये तो इससे तो हम कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे संस्कृति सभ्यता सबको ख़त्म कर दिया है। पहले इससे अगर हम स्वतंत्र हो जाए, जो हम पे मानसिक गुलामी बना रखा है, पहले इससे अगर हम स्वतंत्र हो जाए तो राजनीतिक स्वतंत्रता तो हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी में कहते हैं गांधी जी कि गांधी के स्वराज का मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता और मानवीय इच्छाओं को अपने को अलग करना। यानी पश्चिम की जो सभ्यता थी और मानवीय इच्छाएं थी, उससे अपने आप को अलग करो। ब्रिटिश के गांधी जी कहते हैं कि हम ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, हम पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। यानी पश्चिमी सभ्यता ने हमें रौंद रखा है, गुलाम, मानसिक गुलाम, वैचारिक गुलाम बना रखा है। वहाँ पे उसकी सभ्यता बिल्कुल अलग है, जो भारतीय सभ्यता से भिन्न है। वो अपनी सभ्यता, अपना कल्चर हम पे थोप रहा है, पश्चिमी आधुनिकतावाद प्रबोधन की बात करके। वही प्रबोधन जिसको हम इनलाइटमेंट बोलते हैं, जिसने दो विश्व युद्ध दिया, जिसने परमाणु बम दिया, जिसने रासायनिक बम दिया, आर्थिक मंदी दी, मानव सभ्यता को चुनौती पर आई, पर्यावरण संकट आया। इसी प्रबोधन की बात करके वो हम पे गुलामी थोपे हुआ है, अपनी गुलामी जो है हम पे गुलाम बना रखा है कि हमारा इनलाइटमेंट हो गया है। तर्क और बुद्धि से ही, तर्क और विज्ञान से हम लैस हैं। हम इसी तरीके से तुम्हें भी प्रबोधन इनलाइटमेंट कर देंगे, यानी कि तुम्हारा भी हम भविष्य सुधार देंगे। गांधी जी कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसे प्रबोधन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मानवीय इच्छाओं वहाँ का उपभोग का जो तरीका है वो अलग है। गांधी जी इस उपभोग के तरीके को नकारते हैं, बोलते हैं नहीं, ये उपभोग का तरीका, ये उत्पादन का तरीका हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हमारा उपभोग और हमारा उत्पादन अपने तरीके से होगा। आगे मैं बात करता हूँ, यानी कि पश्चिम की उपभोक्तावाद से मुक्त होकर अपने अंदर की डर को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि हम स्वराज का अर्थ नहीं समझ सकते।
उसके लिए ज़रूरी ये है कि उपभोक्तावाद से मुक्त का आशय है सादगी। अपने जीवन में सादगी लाओ, स्वदेशीपन लाना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, क्रोध भय से मुक्त होना होगा। इसलिए अगर ये चीज़ अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, अगर ये चीज़ प्राप्त कर लेंगे, तो गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन में कहा था कि अगर ये चीज़ अगर हम प्राप्त कर लिए तो 1 वर्ष में स्वराज हासिल कर लेंगे। तो वही नारा दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नारा दिया था 1 वर्ष में स्वराज। ठीक है ना, 1 वर्ष में स्वराज की बात करते हैं गांधी जी। तो यहाँ पे ये है कि उपभोक्तावाद से मुक्त होना है, यानी कि हमें अपने अंदर सादगी पैदा करना है। अंग्रेज़ों के दिखावे और उनकी सभ्यता का कॉपी हम नहीं कर सकते। हमारा समाज एक अलग प्रवृत्ति का है, उसके जो उत्पादन का तरीका है मशीनीकरण का, उसको नहीं, बल्कि हम अपने लघु उद्योग हथकरघा से उत्पादित वस्तुओं का ही उपभोग करेंगे। उसके बाद जहाँ हम 5 रोटी खाते हैं वहाँ हम 4 ही रोटी खाएंगे, यानी अपने उपभोग पे भी हम अपने अंदर के दूसरे को अपने क्रोध गुस्सा से दूसरे को दबाने से बेहतर है कि उस क्रोध को ही खुद दबा लें, ख़त्म कर लें। ठीक है ना, जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपने क्रोध से खुद मुक्त हो जाएंगे, तो हमारे अंदर का डर जो है ख़त्म हो जाएगा। जब मानसिक गुलामी और डर ख़त्म हो जाएगा तो हम नैतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो गांधी जी ने यहाँ कौन सी बातें कही? स्वराज का मतलब है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता, स्वराज का मतलब था कि हम नैतिक रूप से पहले हमको स्वतंत्र होना होगा। मोरल फ्रीडम चाहिए पहले। ठीक है, मोरल फ्रीडम चाहिए। अगर मोरल फ्रीडम मिल गया तो हम समझो कि आज़ाद हो गए। राजनीतिक स्वतंत्रता अगर हमें न भी मिली तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अंग्रेज़ पूछते थे, गांधी जी ये आप क्या कर रहे हैं, क्या है स्वराज? तो गांधी जी कहते थे कि सुनो, हम नैतिक स्वतंत्रता अपने अंदर ही लाना चाह रहे हैं। हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तुमसे स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं। हम अपना उपभोग का तरीका बदलेंगे, हम अपने उत्पादन का तरीका बदलेंगे। तुम्हारे उत्पादित वस्तुओं को हम नहीं खरीदेंगे, हम अपने ही हथकरघा लघु उद्योग से उत्पादित वस्तुओं को खरीदेंगे, का प्रयोग करेंगे। अपने अंदर के क्रोध को मारेंगे, हिंसक नहीं होंगे, करुणा भय नहीं रखेंगे। जब तुम्हारे वस्तुओं को उपभोग को तुम्हारे लिए हम बाजार रहेंगे ही नहीं, तो ये बताओ तुम यहाँ रह के क्या करोगे? तो अंग्रेज़ समझ गए। अंग्रेज़ कहते, गांधी जी ये क्या कर रहे हैं आप? तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें नैतिक स्वतंत्रता ही चाहिए, हमें स्वराज ही चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि जब हम तुम्हारे वस्तुओं को, तुम्हारे उत्पादित वस्तुओं को, तुम्हारे बाज़ार को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? कोई धार्मिक उत्थान करने तो हमारा नहीं है, सामाजिक उत्थान करने तो नहीं आए हो, धर्मांतरण का काम करने तो नहीं आए हो। मेन तुम्हारा मकसद क्या है? आर्थिक शोषण। उसमें कौन है? तुम्हारे यहाँ जो अभी दौर है वाणिज्यवाद और वित्तीय पूंजीवाद का। हर तरीके से हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हो, अपने लिए एक बाज़ार खोज रहे हो, तैयार माल के लिए भारत और इन्वेस्टमेंट के लिए भी भारत। अगर इन दोनों पे ही अगर हम रोक लगा लें, अपने उत्पादित वस्तुओं पे हम डिपेंड हो जाए, अपने तरीके से हम उपभोग करें, तो फिर तुम्हारा यहाँ बाज़ार रहेगा कहाँ? कौन खरीदेगा? तो जाहिर सी बात है, गांधी तो यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य तो यहाँ समाज सेवा के लिए आया नहीं था, वेलफेयर के लिए। तो उसको ये गांधी जी के स्वराज का भय समा गया। तो गांधी जी ने सबसे पहले ये किया कि स्वराज की बात की। हाँ, नैतिक स्वतंत्रता। आगे चलते हैं, सबका आपको PDF दे दूंगा। आगे चलते हैं। अब आता है गांधी जी के उत्पादन का तरीका। गांधी जी उत्पादन एवं उपभोग का अर्थ बदला। गांधी कहते हैं कि हमारे जीवन के अनुशासन में उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जीवन के अनुशासन में उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना,
जीवन के उत्पादन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि मशीन मानव श्रम को खत्म कर रहा है। गांधी कहते हैं उपभोग को कम करें। इसी संदर्भ में गांधी कहते हैं कि प्रकृति के पास हम सब की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए ज़रूरत नहीं। अब भाई आप ये सोचो कि अगर मान ले ये मशीन है, ये मशीन इतने सारे प्रोडक्टों को बना रही है, तो हो सके तो 2 दिन में या 4 दिन में बना दें, लेकिन इन्हीं प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले हर व्यक्ति के हाथ को काम मिल रहा था, तो ये 2-2 महीना चल रहे थे। तो ये हर व्यक्ति को काम मिल रहा था, और यहाँ पे जब मशीनीकरण आया तो लोगों के हाथ से काम छिन गया, हाथ से काम छिन गया तो लोग बेरोज़गार हो गए। ठीक है, तो गांधी इस उत्पादन के तरीका का विरोध करते हैं और उपभोग की एक अलग व्यवस्था करते हैं, अलग विचारधारा प्रस्तुत करते हैं कि उत्पादन कैसे, भाई कैसे उत्पादन करोगे, तो कहता है कुटीर उद्योग जो हमारी है उससे उत्पादन करो, और लघु उद्योग उससे इससे उत्पादित सामान जो है, उत्पादित सामान का ही हम प्रयोग करेंगे। भले ही 2 के 5 के जगह पे हम 4 ही उपभोग क्यों नहीं करें, 4 ही उपभोग क्यों नहीं करें, लेकिन हम अपने ही बनाए हुए वस्तुओं का उपभोग करेंगे। तो यहाँ भी ब्रिटिश के आर्थिक शोषण जो हम पे कर रहा था, अपनी सामग्रियों को बेच रहा था, अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर रहा था बड़े बड़े कल कारखानों में, वो तो अब बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो वो एक तो वस्तुओं का स्वराज के तरीके से बहिष्कार कर दिया मार्केट का, दूसरा उत्पादन और उपभोग का गांधी जी ने तरीका बदल दिया। अब आगे चलते हैं। गांधी जी उत्पादन संबंध के बारे में गांधी जी न्यास का सिद्धांत देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछता है न्यास का सिद्धांत। ठीक है, ये न्यास का सिद्धांत पूछेगा, गांधी जी का न्यास का सिद्धांत क्या है, तो गांधी जी समझाते हैं, बोलते हैं कि देखो 2 व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है, जब समाज में कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है तो जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, दोनों का सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता, दोनों के सामर्थ्य में अंतर होता है। अगर ये वाला ज़्यादा सामर्थ्यवान है तो ये उत्पादन ज़्यादा करेगा, इसका मतलब ये है कि इसके पास अर्थ ज़्यादा होगा, पूंजी ज़्यादा होगा। ये सामर्थ्य उतना नहीं है तो उत्पादन उतना नहीं करेगा, शायद अपनी ज़रूरत को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, इसका मतलब है इसके पास अर्थ नहीं होगा। तो इसको ये चाहिए कि ये जो उत्पादन किया है इसके उपभोग से अतिरिक्त जो भी अर्थ है उसको समाज में ज़रूरत पड़ने पे उसको खर्च करे, और उस अर्थ को, उस धन को समाज का धन समझ के एक जस्ट लाइक ए ट्रस्टी के रूप में काम करे, ट्रस्टी के रूप में काम करे। इसी को गांधी जी कहते हैं न्यास का सिद्धांत। क्या कहते हैं गांधी जी? इसी को कहते हैं न्यास का सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं। गांधी का कहना था कि लोगों के बीच प्रतिभा में अंतर होता है, जो जितना प्रतिभाशाली है वो उतना ही अधिक उत्पादन करेगा, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा अर्थ होगा। इसमें चाहिए कि समाज की ट्रस्टी के रूप में कार्य करे, दूसरी तरफ निर्धन, गरीब, निचली सीढ़ी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए ट्रस्टीशिप की भूमिका अदा करते हुए अतिरिक्त धन को सोशल प्रॉपर्टी माने और अपने को एक ट्रस्टी माने, जो यह समझे कि मैं समाज की प्रॉपर्टी को धारण किए हुआ हूँ। मतलब इसको जो है एक ट्रस्टी मानना पड़ेगा, और ये समझेगा कि मैं समाज के अर्थ को, धन को एक धारण किया हूँ, समाज को जब जरूरत पड़ेगा मैं समाज को ये लौटा दूंगा, समाज पे खर्च करूँगा। गांधी जी कहते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वहाँ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। गांधी जी कहते हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। तो गांधी जी इस प्रतिस्पर्धा को कहते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगा तो ये प्रॉब्लम होगी, धनी और धनी होता जाएगा, निर्धन और निर्धन होता जाएगा। बल्कि हमें व्यवस्था ऐसी करनी है जो सहयोग पर आधारित हो, जो सहयोग पर बल देने की बात करता हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो गांधी जी क्या आपने देखा, स्वराज
उत्पादन और उपभोग का अर्थ बदला। तीसरा हमने सिद्धांत देखा, गांधी जी ने न्यासिता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं। गांधी जी के बारे में हमेशा एक विवाद का विषय है कि गांधी जी धर्मनिरपेक्षवादी थे, मतलब सांप्रदायिक थे। उनके धर्म को लेकर के, उनके रामराज्य को लेकर के हमेशा एक सवाल उठता है गांधी जी पे। और लेकिन गांधी जी का जो धर्म था, उस धर्म को लोग समझ ही नहीं पाए। सबसे बड़ा विडंबना ये है कि गांधी के धर्म को धर्म वो धर्म नहीं जो उसको हम रिलीजन बोलते हैं, जिसमें हम पूजा पाठ नमाज करते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, वो वाला धर्म की बात गांधी जी करते ही नहीं थे। और इसी बात को लोग समझ नहीं सके। गांधी जी जब सुबह सुबह प्रार्थना करते थे तो वहाँ गीता के साथ बाइबल, कुरान का भी पाठ होता था, और उस सभा में रामराज्य की बात करते थे। वो तो खुद वैष्णव संप्रदाय से थे, ठीक है, वो खुद वैष्णव संप्रदाय से थे, लेकिन वो सभी धर्मों के किताबों का वहाँ पे पाठ किया जाता, उनका व्याख्यान किया जाता, और गांधी जी इनमें से रामराज्य का कॉन्सेप्ट देते, विचारधारा देते। तो लोगों ने निकाल लिया कि रामराज्य का मतलब कि राम की बात कर रहे हैं, हिंदूवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं गांधी। लेकिन गांधी का वो रामराज्य, वो रिलीजन से मतलब नहीं था। गांधी जी कहते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसी से आप समझ जाएंगे कि गांधी का धर्म क्या था। गांधी किसको धर्मनिरपेक्षता कहते थे, सेकुलरिज्म किसको कहते थे, आप एक एग्जांपल से समझ जाएंगे। गांधी जी कहते हैं, बड़ी फेमस कोटेशन है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछने का ये रहता है कि वैष्णो जन तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी जो दूसरे के पीड़ा को समझे वही वैष्णव है, वही धर्म निरपेक्षता है, वही धर्म है। जो दूसरे के पीड़ा को समझे वही वैष्णव है, वही धर्म निरपेक्षता है, वही पंथ है, वही रामराज्य है। जो दूसरे के पीड़ा को समझे, दूसरे के पीड़ा को जो समझेगा वही तो धर्म है, वही धर्म निरपेक्षता है। उसी को गांधी पंथ बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता है, वही तो राम राज्य है। लेकिन गांधी के इस धर्म निरपेक्षता को लोगों ने रिलीजन वाला जो धर्म होता है उससे जोड़ लिया। लेकिन नहीं, गांधी का मतलब था राम राज्य, राम राज्य वाली बात करते थे गांधी। वैष्णो जन तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी दूसरे के पीड़ा को समझे वही वैष्णव है, वही धर्म है, ठीक है। गांधी जी तो यहाँ तक कहते हैं, मुस्लिम समाज में जो मोहम्मद के अनुयायी थे या उनके जो उत्तराधिकारी थे, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर, उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा किया था, लेकिन फिर भी एक फ़कीर की ज़िंदगी जीते थे। वही तो रामराज्य है, वही तो रामराज्य। यानी कि ये लोग जो थे, धन तो था इनके पास, लेकिन फ़कीर की ज़िंदगी, यानी दूसरे के दुख और पीड़ा को ये समझते थे, वो भी वैसे ही ज़िंदगी जीते थे। गांधी जी कहते हैं वही रामराज्य है, जो दूसरे की पीड़ा को समझे, वही धर्म निरपेक्षता है। बात समझ रहे हैं ना, उसी को गांधी जी धर्म निरपेक्षता समझते थे, लेकिन लोगों ने गलत मीनिंग निकाल लिया। वही उनके लिए पंथ है, जो उनके लिए धर्म है वही उनके लिए पंथ है, जो पंथ है वही उनका धर्म है। यानी गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं, जहाँ सब समान हो, सबकी पीड़ा को, सबके दुख को, सबका समाधान किया जा सके, वही राम राज्य है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट बताया। आगे चलते हैं, उत्पादन के संबंध में गांधी जी के विषय में क्या कहते हैं। उत्पादन के संबंध में गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि उत्पादन स्वतंत्र ही चलने दीजिए, ठीक है, स्वतंत्र चलने दीजिए। जो पूंजीपति वर्ग को एक विशेष भूमिका निभानी होगी, और कहा कि उनको समाज का उत्तरदायित्व निभाना होगा, और जो भी धन इकट्ठा होता है
उस धन को वह एक ट्रस्टी के रूप में संभाल कर रखे और समाज की जरूरत के समय समाज पे खर्च करे। इसी संबंध में उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। तो उत्पादन संबंध के विषय में गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसी संबंध में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था कि उत्पादन है स्वतंत्र चलने दीजिए, लोगों के बीच में प्रतिभा में तो अंतर होती है, वो तो रहेगा, वो बाई बर्थ होता है, उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है, जो अर्थ कमा रहे हैं, जो उत्पादन अधिक कर रहे हैं, वो एक ट्रस्टी की भूमिका में आ जाए, वो अपनी उत्तरदायी समझे समाज के प्रति और धन को इकट्ठा करे और धन की जब जरूरत पड़े समाज पे तो वो जरूरत पे समाज पे खर्च करे। जस्ट उन्होंने इसी को लेकर के उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। तो गांधी जी उनका विरोध भी कर रहे हैं, साथ साथ में एक समाधान भी देते जा रहे हैं। स्वराज का समाधान दिया उन्होंने। उत्पादन उपभोग जो था, अंग्रेज़ों की पश्चिमी सभ्यता की अलग तरीके थी, उन्होंने उत्पादन उपभोग का मतलब बताया, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का मतलब बताया, उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे बार बार एक शब्द आ रहा है साम्राज्यवाद। आप सुन लो, आपको याद हो जाएगा। साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद मैं समझा देना चाहता हूँ। होता क्या है कि जब वेस्टर्न पावर हमारे यहाँ आती है, कोई भी वेस्टर्न पावर जब हमारे यहाँ या कहीं भी दुनिया में जो वेस्टर्न पावर या वेस्टर्न साम्राज्यवाद जो है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वहाँ आर्थिक शोषण करे, आर्थिक शोषण करे। लेकिन इस शोषण करने के लिए उनको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी को अपने हित के अनुसार बदलना होता है, तभी जाकर के उनके आर्थिक शोषण को पूरा कर पाएगा। तो साम्राज्यवाद का मात्र और मात्र एक उद्देश्य होता है कि आर्थिक शोषण करना। बस आपको इतना ही जानना है फिलहाल कि साम्राज्यवाद का एक मात्र और मात्र उद्देश्य होता है आपका आर्थिक शोषण करना। इस आर्थिक शोषण को पूर्ण करने के लिए आपकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वरूप में, नेचर में बदलाव लाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसी को मैंने यहाँ पर डिटेल लिखा है कि भाई साम्राज्यवाद, जब कोई वेस्टर्न पावर जब किसी कॉलोनी को गुलाम बनाता है तो गुलाम बनाने के पीछे मकसद होता है उसका आर्थिक दोहन होता रहे। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों को अपनाते थे। साम्राज्यवाद का मूलतः आर्थिक शोषण का उद्देश्य होता है, परंतु यह सभी को प्रभावित करता है। मूलतः क्या होता है? आर्थिक शोषण ही करना, लेकिन ये सभी को प्रभावित करते हैं। अब आइए, एक साम्राज्यवाद सुना होगा, दूसरा आपने उपनिवेशवाद सुना होगा। बात करते हैं अभी उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद हमारी अर्थव्यवस्था को अपने अनुकूल बदल देता है। इसका भी मकसद होता है, एकमात्र मकसद होता है आर्थिक शोषण ही करना, ठीक है, आर्थिक शोषण ही करना होता है, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क है, हम आपको बता देंगे दोनों में फ़र्क क्या है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में फ़र्क है क्या है। लेकिन इसका भी मात्र एक उद्देश्य होता है आर्थिक शोषण करना, लेकिन अर्थव्यवस्था को अपने अनुकूल बदल देता है। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको उन्होंने अपने अनुकूल बदल दिया। कैसे देखते हैं, मैं देखा यहाँ, जब उनके यहाँ वाणिज्यिक साम्राज्यवाद का चलन था तो हमारे यहाँ से तैयार माल ले जा कर के वहाँ बेच करके मुनाफा कमाते थे। दूसरी तरफ जब उनके यहाँ औद्योगिकरण हुआ तो हमको कच्चे माल का निर्यातक बना दिया, वो खुद आयातक हो गए। उसी तरह जब वित्तीय पूंजीवाद के चरण में हमारे यहाँ निवेश करके मुनाफा कमाया और बहुत मोटी रकम कमा के यहाँ से ले गए, सारे होम चार्जेस लगा करके यहाँ से ले गए, डाल कर ले गए, मोटी रकम कमाया और यहाँ से चले गए। तो उपनिवेशवाद का भी एक मात्र उद्देश्य होता है
आर्थिक शोषण ही। अब उस आर्थिक शोषण का तरीका उनका अलग होता है। जब वो मातृत्व देश यानी जब उसके देश को जैसी ज़रूरत होती है वो अपने उपनिवेश को अपने तरीके से चलाता है। जब मैंने वहाँ कहा कि वाणिज्यिक साम्राज्यवाद का चलन था तो तैयार माल लेके गए, यहाँ से बेच के मुनाफा कमाते, यहाँ से सस्ते भाव में ले जाते और वहाँ पे मुनाफा कमाते। जब उनके यहाँ औद्योगिकरण का चलन आया तो हमको कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। जब उनके यहाँ वित्तीय पूंजीवाद का चलन आया तो हमको एक मार्केट बना दिया, हमारे यहाँ निवेश किया और मुनाफा कमा करके मोटी रकम ले गया और बदले में होम चार्जेस और टैक्स लगाया। दूसरी बात ये है कि आगे चलते हैं। आगे ये है कि आर्थिक शोषण करने के लिए उनको हम पर मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाना होगा। इसके लिए हम पर वो पॉलिटिकल प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। दोनों ही केस में साम्राज्यवादी हो या उपनिवेशवादी हो, उसका मकसद तो मात्र एक ही है कि आपका आर्थिक शोषण हो। इस आर्थिक शोषण को पूर्ण करने के लिए एकमात्र उद्देश्य होता है एक उद्देश्य होता है आर्थिक शोषण। इसको पूर्ण करने के लिए आप पे राजनीतिक मजबूत पकड़ बनाए, आपकी सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव लाए, आपका आधुनिकीकरण अपने हिसाब से करें। ये सब उपनिवेशवाद की चाल होती है। अब आते हैं नया टॉपिक, यहाँ से शुरू होता है गांधी का नवाचार। गांधी ने क्या क्या नवाचार किए अब उसको देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गांधी का नवाचार। गांधी ने इस आंदोलन के प्रतिरोध के लिए ऐसे कौन से टूल्स अपनाए, ऐसा कौन सा नवाचार किया, उसकी हम बात करते हैं कि गांधी इतना प्रसिद्ध हुए, उनको सफलता मिली। आखिर गांधी में ऐसी कौन सी ऐसी बात थी? तो पहला ये है, यहाँ हम देखें कि गांधी पॉलिटिक्स में व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन के बीच खाई को मिटाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, धर्म से पृथक पॉलिटिक्स अनैतिक होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि धर्म और पॉलिटिक्स को साथ में ले करके चलना चाहते हैं, दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। अगर आप धर्म और राजनीति को अलग कर देंगे तो वो अनैतिक होगा, यानी वो गलत होगा। गांधी धर्म और राजनीति को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स ही लोगों का कल्याण कर सकती है। धर्म को अगर आधार बनाते हैं तब जाके पॉलिटिक्स लोगों का मैक्सिमम कल्याण कर सकती है। उन्होंने राजनीति का एक अलग मॉडल निर्धारित किया जो सत्य और अहिंसा पे आधारित था, जहाँ पर वायलेंस की कोई जगह नहीं थी। नॉन वायलेंस भारतीय परंपरा में पहले से, ये नॉन वायलेंस देखिए पहले ये जान लिए, सत्य और अहिंसा तब बुद्धा और महावीर जैन दोनों अपना रहे थे। तो भारतीय परंपरा में तो सत्य और अहिंसा पहले से थी, यानी कि नॉन वायलेंस हमारे यहाँ पहले से था। गांधी के अंदर यही तत्व महात्मा और बुद्धा और महावीर का अंदर गया था, उनके अंदर समाहित हुआ था। और इसी की बात यहाँ गांधी कहते हैं कि सत्य और अहिंसा होनी चाहिए। और ये सत्य और अहिंसा क्या है? बौद्ध और जैन परंपरा धर्म से आया था ये। तो इसीलिए गांधी कहते हैं कि धर्म और राजनीति एक साथ होनी चाहिए, इससे पृथक अनैतिक होगा। क्या होगा? अनैतिक होगा। हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे तभी जाके नैतिक होगा। तो गांधी पॉलिटिकल जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच जो खाई है उसको मिटाने की कोशिश की। कि ऐसा मत समझो कि हमारा व्यक्तिगत जो रिलीजन है वो सामाजिक जीवन से अलग है। आप भी तो समाज के पार्ट हो ना। आप राजनीति कर रहे हो तो आपका राजनीति और आपका धर्म एक साथ चलना चाहिए, तभी मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम कल्याण कर सकते हो, ठीक है ना। गांधी क्या कहते हैं, उनकी क्या विचारधारा थी? कल्याण, ठीक है। और ये कल्याण करना है
तो उसके लिए राजनीति का एक अलग मॉडल निर्धारित किया है जो सत्य और अहिंसा पर निर्धारित है। ठीक है, इसके आगे गांधी जी ने दूसरा क्या नवाचार किया, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले एक जो अभी आया सत्य और अहिंसा, तो मैं सत्य और अहिंसा को बता देना चाहता हूँ। गांधी के नज़र में सत्य क्या है? वे कहते हैं कि सत्य के पथ पर अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या कह रहे हैं गांधी? सत्य के पथ पर अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अपने आत्मा को इतना विशुद्ध कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे कि दूसरा बदलने के लिए विवश हो जाए। अर्थात जिसमें किसी दूसरे को न तो सबसे और न ही शारीरिक रूप से कोई पीड़ा या नुकसान पहुंचाने की भाव रखेंगे। देखिए, यहाँ पे जब असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, तो गांधी के क्या कहते थे? सत्य और अहिंसा है, सत्य और अहिंसा पे बल देते थे दोनों ही। दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे वो लाठियां बरसा रहे हैं, लेकिन इधर से भारतीय राजनीति, भारतीय आंदोलन की तरफ से उन पे कोई ऐसी हिंसा नहीं। अंग्रेज लाठी गोली चला रहे हैं, आराम से खड़े होकर के गोली खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो गांधी जी ने कहा कि आत्मा को इतना विशुद्ध करेंगे कि दूसरे को बदलने के लिए विवश हो जाए, तो आदमी एक तरफ से प्रहार कर रहा है, दूसरा आदमी उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, तो एक समय के बाद उसको भी एक आत्मगिलानी तो होगी ना। दूसरा वैश्विक मंच पे उसकी थू होगी कि भाई अगला आदमी आप पे हिंसा नहीं कर रहा है, कोई ऐसे पत्थरबाजी नहीं कर रहा है, आप इस निहत्थी भीड़ पे, अहिंसात्मक भीड़ जो है उस पर आप कैसे चला सकते हो? तो एक वैश्विक मंच पे उसको जवाब देना होगा, और फिर ब्रिटेन की वैश्विक मंच पे थू होगी, उसकी बदनामी होगी, उसको जवाब देना होगा। तो गांधी जी, तुम जितना मारना है मारो, हम तुम्हारा जवाब नहीं देंगे। तो गांधी जी से कहते थे भाई आप इतना मार खा रहे हो, आप पे हिंसा हो रही है, आप क्यों? तो ठीक है, आप मुझ पे हिंसा कर रहे हो और मैं सत्य और अहिंसा का पालन कर रहा हूं। आपने जो गलती किया उस गलती का पश्चाताप मैं कर रहा हूं आपकी तरफ से। गांधी इस तरह से अपने विचारों को बदलने की कोशिश, लोगों के विचारों को बदलने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है ना, बल्कि प्रतिरोध को, यहाँ देखिए, बल्कि प्रतिरोध को कम कर लेंगे, हम उसका जवाब ही नहीं देंगे। प्रतिरोध को, अपने आत्मा को इतना निर्मल करके, शुद्ध करके हम दूसरे में बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। मैंने साफ साफ जो भी समझाया ना उसको लिख दिया है। इतना अपने आत्मा को इतना निर्मल कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे कि हम दूसरे में बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। इसे ही सत्याग्रह कहा गया है। तो आपसे पूछे कि सत्याग्रह किसे कहा गया है, तो अपने आत्मा को इतना निर्मल और शुद्ध कर लेंगे कि दूसरे को बदलने के लिए हम मजबूर कर दें। अहिंसात्मक तरीके से, किसी को शब्द से या शारीरिक रूप से या फिजिकल रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, बल्कि अपना जो प्रतिरोध का तरीका है वो प्रतिरोध को शून्य कर लेंगे। शून्य करने की बात करते हैं, कोई जवाब नहीं। और हम इतना आपको मजबूर कर देंगे कि आप बदलने के लिए भी आप भी मजबूर हो जाएंगे। यही सत्याग्रह, इसे ही सत्याग्रह कहा गया। यही सत्य और अहिंसा का भाव है जो गांधी को राजनीति में इतना विशिष्ट बना देता है। यही विचार ब्रिटिश के समक्ष उनको मनोवैज्ञानिक बराबरी कर देता है। ये जो सत्य और अहिंसा है, ये जो सत्य और अहिंसा है, जो प्रतिकार का भाव है, उसको जो सुन कर दिया गांधी जी ने, अब ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सामने एक ऐसी मजबूरी आ गई कि वो किसी भी तरीके से आप पे कोई प्रतिक्रिया या आप पे कोई हमला नहीं कर सकता। अब ऐसे में क्या था कि वो जवाब नहीं देगा,
अगर वो जवाब आपको नहीं देता है, आपके साथ हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाता है, तो आप भी नहीं कुछ कह रहे हो, वो भी नहीं कुछ कर रहा है, बल्कि उन्हीं की गलतियों को आप पश्चाताप खुद कर रहे हो। तो एक कहीं ना कहीं एक बराबरी का हो जाता है, वो एक फीलिंग आने लगी, मनोवैज्ञानिक दबाव बन गया उन पे, और हम मनोवैज्ञानिक स्तर से उनके बराबर हो गए, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के। ठीक है, तो आपसे पूछे अगर सत्याग्रह क्या है तो आप बता देंगे कि प्रतिरोध को कम कर लेना है। ठीक है ना, अपने प्रतिरोध को, अपने आत्मा को इतना शुद्ध और निर्मल कर लेना है, अपने प्रतिरोध को कम कर लेना है कि दूसरे को बदलने को मजबूर कर दे, यही तो सत्याग्रह है। और इसी सत्याग्रह का भाव जो है गांधी को राजनीति में इतना विशिष्ट बना देता है। ठीक है, और यही भाव जो है गांधी ने मनोवैज्ञानिक समानता स्थापित कर देता है। गांधी का ये जो भाव है अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ एक मनोवैज्ञानिक बराबरी में लाके खड़ा कर देता है। मैंने इससे पहले समझाया आपको, यहाँ पे देख लीजिए। इस वाले स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ देख लीजिए, धर्म और राजनीति को एक साथ लेके बात कर रहे थे कि एक साथ लेके चलना है। उन्होंने राजनीति का एक अलग मॉडल निर्धारित किया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने जो राजनीति का मॉडल अपनाया वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, और उस राजनीति में धर्म को जोड़ा था गांधी जी ने। और यहाँ पे सत्य और अहिंसा किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ मनोवैज्ञानिक बराबरी देता है आपने देख लिया। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से पृथक करके चलना अनैतिक है। यानी आपका व्यक्तिगत जीवन, कोई आपका जीवन है तो कोई ना कोई समुदाय धर्म से तो होगा, और आप राजनीति में हो तो दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है सत्याग्रह का, सत्य और अहिंसा का, और यही सत्य और अहिंसा मनोवैज्ञानिक बढ़त है या समानता में लाके खड़ा करता है। तो चलते हैं अब आगे। सत्य और अहिंसा मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि उनका पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ को संपूर्णता से चुनौती, जो पश्चिमी सभ्यता थी उसको संपूर्णता से चुनौती देते हैं। गांधी अत्यधिक मशीनीकरण का विरोध करते हैं। गांधी जी क्या है, ये जो मशीनीकरण है उसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि एक काम करने के लिए जहाँ पे 5 हाथ की जरूरत थी, उस काम को सिर्फ अकेला एक मशीन कर देता है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में कहा है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा की जगह परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा है तो यह हमारे संप्रदाय के भावना के अनुकूल है। ठीक है, तो गांधी पश्चिमी जो सभ्यता थी वहाँ मशीनीकरण चल रहा था, उस मशीनीकरण के खिलाफ थे गांधी। ठीक है, उस मशीनीकरण के खिलाफ थे और कहते हैं कि यह मशीनीकरण हमारी सभ्यता और हमारे भावना के अनुकूल नहीं है। ठीक है, अनुकूल नहीं है, हमारे भावना और हमारी सभ्यता के अनुकूल नहीं। ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि अंग्रेज बोलते हैं प्रबोधन का काल है, प्रबोधन से हम मानवता अपने उच्चतम स्तर पर जाएगी। तो गांधी ने उस प्रबोधन को कैसे काटा है और वैकल्पिक आधुनिकता दिया है, उसकी हम बात करेंगे, आगे बताएंगे। बस हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को चुनौती देते हैं। कहते हैं नहीं, मशीनीकरण लोगों को बेरोजगार बना देगा। ठीक है, इसके आगे हम इस स्लाइड पे चलते हैं।
आगे वो बात करते हैं ब्रिटिश दासता को चुनौती। गांधी कहते हैं हमें खुद से आज़ाद होना है, यानी नैतिक रूप से स्वतंत्र होने की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, हम पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। आगे गांधी कहते हैं कि उपनिवेशवाद का बल यानी अंग्रेज़ों का बल आर्थिक शोषण था, परंतु उसने हमारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित किया। गांधी के लिए स्वराज का मतलब था नैतिक स्वतंत्रता पर दादा भाई नौरोजी जैसे बाकी उदारवादी नेताओं के लिए स्वतंत्रता एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी। स्वराज एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी। उन्होंने उस ब्रिटिश दासता को चुनौती दी, कहा कि इन साम्राज्यवादियों का या उपनिवेशवादी कह लीजिए, हमारे यहाँ तो वो अंग्रेज थे जिसको हम साम्राज्यवादी कहते हैं, पश्चिमी साम्राज्यवादी, उनका एकमात्र उद्देश्य था हमारा आर्थिक शोषण करना। परंतु उस आर्थिक शोषण को करने के लिए वो हमारे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव लाते हैं। तो आपने देखा होगा कि 1830 के बाद से 56 तक कैसे डलहौजी ने भू अधिग्रहण किया, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक वाणिज्यवाद का चलन था, उसको कच्चा माल चाहिए था। फिर 1857 का युद्ध हो गया, उसमें थोड़ा अंग्रेज़ों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। उसके बाद पूंजीवाद का समय आता है, किस तरह से उसने हमारे यहाँ रेलवे, रोड, पोर्ट, डाकतार में इन्वेस्ट किया, उससे एक मोटा मुनाफा कमा करके अपने देश ले जाते, होम चार्ज के नाम पे ले जाते। तो उनका मकसद ही था आर्थिक शोषण करना। पर इस आर्थिक शोषण को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं। जैसे राजनीतिक तौर पे उसने पॉलिटिकल डोमेन स्थापित किया, समाज सुधार का काम शुरू कर दिया, लोगों को बड़ी बड़ी उपाधियां देने लगे, अपना एक समर्थक दल बनाना शुरू कर दिया, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक धर्मों में परिवर्तन लाने की कोशिश की कि आप भारतीय हो, खून और रंग रूप से आप भारतीय रहो, लेकिन विचार से आप अंग्रेजियत आप में आ जाए, तभी तो अंग्रेजियत वाली सामान आप खरीदोगे, उसके उत्पादों का उपभोग करोगे। गांधी जी इन सब चीज़ों का विरोध किया और अपने किताब हिंद स्वराज में ये बात को कहा भी है। और गांधी जी कहते हैं कि स्वराज का मतलब है नैतिक स्वतंत्रता, और नैतिक स्वतंत्रता का मतलब गांधी जी ने, हमने आपको पहले भी बताया है, नैतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें अपने विचारों से शुद्ध होना है, अपने विचारों को बदलना है, स्वदेशीपन लाना है, ठीक है ना, अपने उत्पादों पे जाना है, अपने कुटीर लघु उद्योग के जो उत्पाद हैं उन पे डिपेंड होना है। अंग्रेज के पैरों तले, ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, हम साम्राज्यवादी संस्कृति के पैरों तले दबे हुए हैं। उसकी संस्कृति हम पे हावी है। हमारे यहाँ इस तरह का उत्पादन की व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ इस तरह के उत्पादन की सभ्यता नहीं थी, हमारे यहाँ उपभोग की ऐसी कोई सभ्यता, ऐसा कोई संस्कार नहीं था। ये सब पश्चिमीकरण का देन है, वेस्टर्नाइजेशन का देन है। तो गांधी जी इस चीज़ का विरोध किए और उन्होंने साफ साफ कहा कि स्वराज का मतलब समझाया। स्वराज का मतलब ये था कि हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अंग्रेज़ों के उत्पादों का उपभोग करना बंद कर दें, सब मामला ख़त्म हो जाए, सिर्फ उसी उत्पाद को बेचने के लिए, अपने लिए एक कच्चा माल, अपने लिए एक बना बनाया मार्केट, आर्थिक शोषण करने का ये सारा जो जरिया है, अगर उस पर हम अंकुश लगा दें, उस पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ अपने आप, अपने प्रतिरोध, क्रोध को ख़त्म करना होगा, अपने दिखावा को ख़त्म करना होगा, स्वदेशीपन की तरफ लौटना होगा। अगर आप ये कर लेते हो तो इसलिए तो गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था, 1 वर्ष में स्वराज, सविनय अवज्ञा के दौरान। बाकी नेताओं ने स्वराज का मतलब स्वतंत्रता समझ लिया। उस ज़माने के जो भी थे, जिन्ना नहीं समझ पाए, सुभाष चंद्र बोस नहीं समझ पाए, बाकी लोग तो स्वराज का मतलब स्वतंत्रता समझ लिए। कृषक वर्ग अलग तरीके से स्वराज का माने निकाल लिए,
उद्योगपतियों ने अलग तरीके से टैक्स से बचने की बात करने लगे। तो स्वराज का मतलब गांधी जी का अलग था, नैतिक स्वतंत्रता की बात करते थे। और नैतिक स्वतंत्रता क्या होता है मैंने आपको बताया। लेकिन बाकी नेताओं के लिए स्वराज का मतलब था राजनीतिक स्वतंत्रता। तो वहाँ पे कुछ भारतीय लीडरों ने उनको समझ नहीं पाए, वो एक अलग मसला है। लेकिन ब्रिटिश दासा को कैसे गांधी जी ने चुनौती दिया कि भाई हम पश्चिमी संस्कृति से पहले आज़ाद होना होगा, ठीक है, तब हमको नैतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो राजनीतिक स्वतंत्रता तो हम कभी भी ले लेंगे, कौन सा भागा जा रहा है। ना भी मिले तो कोई बात नहीं, जब हम नैतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो हमारे यहाँ रहेंगे किस लिए, समाज सेवा के लिए तो आए नहीं हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे चले जाएंगे। तो खैर आगे चलते हैं। ब्रिटिश के सभ्य बनाने के दावे को झुठलाना। ब्रिटिश कहते हैं, अब उसको क्या है कि हमारे समाज संस्कृति में परिवर्तन लाना था, उसके लिए उन्होंने नाटक रचा कि हम आपको सभ्य बनाएंगे, हम आपके शुभचिंतक हैं, वैचारिक रूप से हम आपके शुभचिंतक हैं और हम अपराजय हैं। गांधी जी ने कहा छरू को। गांधी जी ने पश्चिमी, अब आते हैं स्लाइड पे, गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को खारिज कर दिया। और खारिज ही नहीं किया, अत्यधिक उपभोग पर बल देता है जो पश्चिमी सभ्यता देता है, मानव के विकास का सर्वांगीण विकास नहीं होने देता क्योंकि लोग अति उपभोग के कारण पथ से विचलित हो जाते हैं। ऐसे में पश्चिमी सभ्यता को नकारा और एक वैकल्पिक सभ्यता की परिकल्पना दी। बहुत इम्पोर्टेंट है वैकल्पिक सभ्यता की परिकल्पना, ठीक है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को खारिज ही नहीं किया बल्कि एक वैकल्पिक सभ्यता की परिकल्पना भी दी। और पश्चिमी सभ्यता अत्यधिक उपभोग पे बल देता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर में होना, अत्यधिक उपभोग। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। उनके उत्पादन का तरीका अलग होता है, मशीनीकरण का दौर होता है। हमारे यहाँ मशीनीकरण नहीं, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की बात गांधी जी करते थे। इसलिए मैक्सिमम हाथ को मैक्सिमम काम मिलेगा, मैक्सिमम हैंड को काम मिले, तो कुटीर और लघु उद्योग से ही संभव था, मशीन से तो होगा नहीं। इसलिए गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करते थे और एक वैकल्पिक सभ्यता की बात करते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं कि ब्रिटिश उपभोक्तावादी संस्कृति को अस्वीकार कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दिया। मैंने क्या कहा कि ब्रिटिश उपभोक्तावादी संस्कृति को अस्वीकार कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दिया। देखिए इसमें मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ भी आपको। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बाहर निकालना है तो पहले हमें ब्रिटिश उत्पादन और उपभोग को नकारना होगा। वही बात जो नैतिक स्वतंत्रता की बात करते थे गांधी। अगर ब्रिटिश को अगर बाहर निकालना है तो पहले उसके उत्पाद और उसके उपभोग को नकारना होगा। वो तो आपके यहाँ सामान बेचने आए थे ना, उसके उत्पादों को अगर हम रोक दें, हम स्वराज पे चले जाए, नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लें, तो फिर वो बैठ के क्या करेगा? जब उसका कोई उत्पाद ही नहीं खरीदेगा, जब उसका कोट पेंट टाई और अंग्रेजी दारू नहीं खरीदेगा, तो फिर वो किस लिए यहाँ बैठेगा? उसको बैठने का कोई औचित्य ही नहीं है, समाज सेवा के लिए तो आया नहीं है। इसलिए गांधी जी साम्राज्यवाद को बाहर निकालने की बात जब करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं उसके उत्पाद को नकारो, उसके उपभोग के तरीकों को नकारना है। आगे गांधी जी कहते हैं कि पश्चिम की उपभोक्तावाद को स्वीकार करेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारे यहाँ स्थायी रूप से स्थापित हो सकता। अगर हम उसके प्रोडक्टों पर डिपेंड हो जाए, उसके द्वारा उत्पादित और उसके तरीके से उपभोग करने लगे, तो वह हमारे यहाँ स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम पहले उनके उत्पादन और उनके उपभोग के तरीकों को नकार दें, नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लें, फिर वो तो यहाँ से दो चार हो जाएंगे। पश्चिमी उपभोक्ता को अस्वीकार कर हम अपने ही कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से उत्पादन कर उन वस्तुओं का उपयोग करेंगे, भले इसके लिए हमें कम उपयोग करना पड़े। आप उपभोक्तावादी विचारधारा इसलिए फैला रहे हैं। गांधी जी कहते हैं अंग्रेज़ों को कि ये जो आपने
उपभोक्तावादी विचारधारा फैला रहे हो, ये उपभोक्तावादी विचारधारा इसलिए फैला रहे हो ना कि आपको एक मार्केट की ज़रूरत है, इसलिए हमें मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहते हो। गांधी जी कहते हैं ये जो उपभोक्तावादी जो मानसिकता हमारे यहाँ डेवलप कर रहे हो, आपको एक बाज़ार चाहिए, अपने सामानों को बेचना है ना, आप हमारे यहाँ मानसिक गुलामी, हमको मानसिक गुलाम बना के रखना चाहते हो। वो भी कैसे? वैचारिक स्तर पे सबसे बड़ा हथियार होता है वैचारिक, ताकि हम आपके वस्तुओं का उपभोग कर सकें। अगर हम आपके बाज़ार को नकार देंगे तो आप भारत पे छोड़ने को मजबूर हो जाओगे। बात समझ गए ना? तो गांधी जी कितना सरल तरीके से, और कितनी बड़ी बात, और क्या लॉजिक था गांधी जी को, इसलिए गांधी जी को करिश्माई लीडर, यही विचारधारा उनको करिश्माई लीडर बनाता है कि ब्रिटिश उपभोक्तावादी संस्कृति को अस्वीकार कर देना है। अगर इसको अस्वीकार कर दे तो ब्रिटिश के लिए एक चुनौती हो जाएगी यहाँ रहना। तो अपने उपभोग और उत्पादन, उसके उपभोग और उसके उत्पादन को बंद करो, उसकी जो उपभोक्तावादी विचारधारा है उसको नकारो, और अपने उत्पादन और अपने उपभोग का जो तरीका है भारतीय संस्कृति में, उसके तरीके से चलो। ब्रिटिश बहुत जल्द भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। तो गांधी जी ने इस तरह से ब्रिटिश उपभोक्तावाद को, की संस्कृति को अस्वीकार किया है। अब आगे ये है, ब्रिटिश भारतीयों के शुभचिंतक हैं। ब्रिटिश कह रहे थे अपने आप को कि हम भारतीयों के शुभचिंतक हैं, तो गांधी जी ने कहा ऐसा क्यों? आपको क्या जरूरत पड़ गई है हमारे शुभचिंतक होने की? आप हमारे वेल विशर कब से हो गए? ऐसी कौन सी बात है कि हमारे वेल विशर हो गए हो आप? मैंने दावत तो नहीं दिया था आपको हमारी चिंता करने के लिए। और आपके दिमाग में जो ये बैठ गया कि मैं अपराजय हूँ, ये बात किसने कह दी आपको? इसी का खंडन करते हैं गांधी जी आगे। ब्रिटिश भारतीयों के शुभचिंतक और अपराजय हैं को ज़्यादा लबादा ओढ़े हुआ था। ब्रिटिश भारतीयों के शुभचिंतक है और अपराजय है, इस बात का वो लबादा ओढ़े हुआ था अपने ऊपर कि मैं आपका वेल विशर हूँ और मैं अपराजय हूँ। परंतु गांधी जी ने इस बात को चुनौती दी। नमक कानून और सविनय अवज्ञा जैसे कई आंदोलनों में गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि वह हमारे शुभचिंतक नहीं हैं। भारतीय किसान ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को अपना शुभचिंतक समझता था। जो भारतीय किसान है वो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को अपना शुभचिंतक समझता था। उस वक्त तक किसान समुदायों के बीच में अंग्रेज़ काफ़ी फेमस हो चुके थे। वो उनके एक वेल विशर के रूप में किसानों ने अंग्रेज़ों को देखने लगे थे, और इसी तरह से बाकी और भी जगहों पे वो फैलने की कोशिश कर रहे थे। एवं साम्राज्यवादियों का आम लोगों के साथ बनावटी प्यार, ये सब मिथक को गांधी जी ने तोड़ दिया कि नहीं, ये सब गलत है। तो अपराजय है उसको भी झुठलाया गांधी जी ने। शुभचिंतक जो साबित कर रहे थे भाई हम आपके शुभचिंतक हैं, तो आप किस बात के शुभचिंतक हो? किसने आपको कहा है शुभचिंतक होने के लिए? तो इनकी बातों को गांधी जी ने नकारा कि आप मेरे कोई वेल विशर नहीं हो और अपराजय हो, ऐसा भी नहीं है। हम अपने तरीके से आपको इस देश से बाहर निकाल देंगे, पराजित कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, स्वराज की नीति, वैकल्पिक आधुनिकीकरण, पोस्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में जो गांधी जी ने विचार दिए, इन विपन्स का अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था। आगे एक लास्ट स्लाइड ये है। तो पश्चिमी प्रजातंत्र एवं केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था को चुनौती दी। जो पश्चिम में प्रजातंत्र था और उसकी जो केंद्रीय राज्य व्यवस्था थी, उसको गांधी जी ने चुनौती दिया। कहा कि भाई पश्चिमी साम्राज्यवादी जिसे प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, उसे गांधी सीधे नकार दिए। गांधी कहते हैं कि सत्ता विकेंद्रीकृत होना चाहिए, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आबादी जो है गाँव में रहती है और गाँव से मिल करके वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को गांधी जी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है,
होना चाहिए, यानी ग्राम स्तर पर होना चाहिए। गांधी ग्राम स्वराज की भावना दी थी, की कल्पना की थी और इस तरह की बात करते थे। वे कहते हैं कि प्रजातंत्र नीचे से आना चाहिए, यानी गांव से आना चाहिए। प्रजातंत्र क्या होना चाहिए? नीचे से आना चाहिए, गांव से आना चाहिए, न कि ऊपर से। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। तो गांधी जी ने किस तरह से उनका खंडन किया है, किन किन बातों का? एक तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का खंडन किया है, और गांधी जी ने उसके बदले में क्या विचार दिया है कि विकेंद्रीकृत होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने भारतीयों के शुभचिंतक होने का दावा, उसको झुठलाया कि भाई आप मेरे कैसे शुभचिंतक हो। ये बनावटी जो प्यार है शुभचिंतक बनने की, ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका खंडन किया गांधी जी ने। दूसरा, उसकी उपभोक्तावादी नीतियों का खंडन किया है। चौथा, सभ्य बनाने के दावे को झुठलाया है गांधी जी ने कि अब मुझे आप सब बनाने के लिए बैठे हो। कैसे किया मैंने? अत्यधिक उपभोग और उत्पादन पे जो बल था अंग्रेज़ों का। ब्रिटिश दासता को चुनौती, यानी नैतिक रूप से स्वतंत्र होने की बात गांधी जी कहते हैं, स्वराज प्राप्त करने की बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी सभ्यता को संपूर्णता में चुनौती। पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में डिफरेंस होता है, उसकी बात गांधी जी करते हैं। उसके बाद सत्य और अहिंसा क्या है, उसको गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा क्या था और किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ मनोवैज्ञानिक बराबरी हासिल की है, उस बात को मैंने यहाँ पे आपको ये देख लीजिए। ठीक है। इतना साफ साफ मैंने लिख दिया है कि बस आप इसको एक बार पढ़िए। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब बदला है। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, सत्य अहिंसा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक बढ़त कैसे गांधी जी ने हासिल की, वो बता दिया आपको। गांधी जी का नवाचार ये था, व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन के बीच कोई खाई नहीं होनी चाहिए, और धर्म को राजनीति से जोड़ा, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से सत्य और अहिंसा निकला। ठीक है। नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट निकला है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, दोनों शब्दावलियों का मैंने प्रयोग यहाँ किया है। इन दोनों से का एक ही मात्र मकसद होता है, आपका आर्थिक शोषण करना। उत्पादन संबंध के विषय में गांधी जी क्या कहते हैं, वो मैंने आपको यहाँ ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता यानी रामराज्य की गांधी जी बात कर रहे थे। धर्मनिरपेक्षता यानी रिलीजन से मतलब नहीं था, वो रिलीजन जिसका हम फ्लोर बनते हैं किसी, वैसा नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब था जो राम राज्य हो, पंथ निरपेक्ष हो, पंथ की बात करते थे गांधी जी, उस धर्म की बात करते हैं। आगे आपको उत्पादन संबंध के बारे में गांधी जी न्यास का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि हर व्यक्ति और व्यक्ति में आपस में एक अंतर होता है। जो प्रतिभाशाली होता है वो अत्यधिक उत्पादन करता है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया। उसके बाद आपको गांधी उत्पादन एवं उपभोग का अर्थ बदला कि भाई हमें उत्पादन और उपभोग का अर्थ बदल दिया, कैसे? मशीनीकरण का, और कुटीर उद्योग की तरफ हमें जाना है, उसके फ़ायदे बताए। गांधी स्वराज का मतलब को बदला। गांधी के नज़रिए में स्वराज क्या था? नैतिक रूप से स्वतंत्रता होने की बात यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, एक बार आप पढ़िए PDF, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर हम यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करें तो गांधी ने किन किन चीज़ों का खंडन किया है। गांधी के जीवन में नैतिकता और सिद्धांत कहाँ से आया, इस पैराग्राफ में मैंने आपसे बात की, इस वाले पैराग्राफ में। उसके बाद दूसरा इसका PDF पेपर ये है कि बुद्ध की तरह नैतिकता और कौटिल्य की तरफ से राजनीतिक पैनापन आया है और कैसे गांधी क्रांतिकारी बन गए। सत्य और अहिंसा को बेहतर ढंग से लागू किया जाए तो कितना भी मजबूत साम्राज्यवादी ताकत क्यों ना हो, उसे एक दिन छोड़ना ही, झुकना ही पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। खैर आगे, अब गांधी जी ने तो यहाँ खंडन किया है, अब इस खंडन करने के बाद कोई उपाय तो देंगे। उन उपायों का, सिद्धांतों के दर्शन का बात करना है। उसके बाद
जब गांधी जी देंगे तो उसका कोई ना कोई आके खंडन करेगा उसमें, फिर वो जो खंडन करेंगे, जो उनका विरोध करेगा गांधी जी का, प्रतिक्रियावादी जो होंगे, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, हम उसकी बात कर लेंगे। गांधी जी के इन दर्शन से, सिद्धांतों से, विचारों से देश को क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ, उसका बात करेंगे। और गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है, और लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो कल आपका एक और वीडियो में गांधी कंप्लीट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपके सारे सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।